हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी जीके देखने वाले हैं और उसके अंतर्गत हम लोग जो है यूपी में बोली जाने वाली बोलियाँ, महोत्सव, कला आदि चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में मैं आपको यह बता दूँ, यह जो वीडियो है यूपी SSSC के सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें यूपी जीके आता है। साथ ही में यहाँ तक कि यह PCS के लिए भी है, सेम कंटेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कला, उत्सव, मेले, पर्व व बोलियाँ, इनका संक्षिप्त विवरण देखेंगे। तो प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की गई। प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब किया गया? तो 1957 में प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना किया गया। और प्रदेश में प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन से हैं? तो ब्रज है, अवध है, बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है और भोजपुरी क्षेत्र है। ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और भोजपुरी क्षेत्र है। और प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्य काल नमूने प्राप्त होते हैं। प्रदेश में जो स्थापत्य कला है उसके प्राचीनतम और मौर्य कालीन जो होता है नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सारनाथ से, कौशाम्बी से, कुशीनगर से आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ। तो जो मंदिर निर्माण कला है उसका विकास कहाँ से हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। और गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। तो जो गुप्तकालीन है उन मंदिरों के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? तो देवगढ़ झांसी में, भीतरगांव कानपुर में और भीतरी गांव गाजीपुर से। तो जो गुप्तकालीन है वहाँ पर मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं देवगढ़ झांसी में। अच्छा, झांसी में एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसके बाद भीतरगांव कानपुर में है, मिलता है। और भीतरी गांव गाजीपुर से। और मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ कौन सी हैं? तो मध्यकाल में जो स्थापत्य कला है उनकी दो प्रमुख शैलियाँ सार्की और मुग़ल, जो कि आगरा की शैली है। और सार्की शैली का सर्वोत्कृष्ट जो होता है बढ़िया नमूना कौन सा है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। इसमें पूछता है कि अटाला मस्जिद कहाँ पर है, तो वो जौनपुर आएगा। और मुग़ल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो ताजमहल है। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली कौन सी है? तो लखनऊ शैली है। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली कौन सी है? तो लखनऊ शैली। और लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना कौन सा है? तो बड़े इमामबाड़ा का है। तो प्रदेश में जो है सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। सांस्कृतिक विभाग प्रदेश में 1957 में स्थापित किया गया था। और प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन से हैं? तो ब्रज है, अवध है, बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है तथा भोजपुरी क्षेत्र है। और प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम जो है मौर्यकालीन नमूने प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सारनाथ से प्राप्त होते हैं, कौशाम्बी से प्राप्त होते हैं, कुशीनगर आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ। तो मंदिर निर्माण कला का विकास कहाँ हुआ? गुप्त काल में।
और गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं तो देवगढ़ झांसी में, भीतरगांव कानपुर में और भीतरी गांव गाजीपुर से। और मध्यकाल में जो स्थापत्य कला थी, इसकी दो प्रमुख शैलियाँ कौन सी थी? तो सार्की और मुगल, जो कि आगरा शैली थी। और सार्की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो अटाला मस्जिद है, और यह जो है जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। और मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो ताजमहल है। और आधुनिक स्थापत्य कला की प्रमुख शैली कौन सी है? तो लखनऊ शैली है। और लखनऊ शैली का जो तो विशुद्ध जो है नमूना पूछा जाए कौन सा है? तो बड़े इमामबाड़ा का है। अब चित्रकला, तो चित्रकला के प्राचीनतम नमूने कौन से हैं? तो मिर्ज़ापुर में सोनभद्र के सोनकड़ा व लिखनियादरी, मणिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों की शैलों पर जो है वह गुफाओं में। तो चित्रकला के प्राचीनतम नमूने में क्या आता है? तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के सोनकड़ा व लिखनियादरी, मणिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों के शैलों पर व गुफाओं में मिलते हैं। शैल पर भी मिलते हैं, शैल यानी कि चट्टान, और गुफाओं में भी मिलते हैं। और मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है? तो इसमें मुगल जो है आगरा का है, मथुरा ब्रज का है, और उसके बाद तथा बुंदेली जो है शैली आता है। तो मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है? मुगल, आगरा का, मथुरा ब्रज का, और तथा बुंदेली शैली आता है। मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी, तो मुगल चित्रकला शैली का नींव किसने रखा? तो हुमायूं ने रखा था। और मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल है, तो मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जो है जहांगीर काल है। और काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली कौन सा है? तो अपभ्रंश तथा कंपनी शैली है। और आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ कौन सी है? तो आधुनिक जो चित्रकला है उसकी प्रमुख शैली वाश टेम्पा या लखनऊ शैली है। और लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? तो आसित कुमार हलदार हैं लखनऊ चित्रकला शैली के जनक। अब प्रदेश की चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किया, तो प्रदेश में जो चित्रकला है उसके विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने किया? तो ललित मोहन सेन ने किया। और चमन ने चित्र व मूर्तिकला पर मानकें लिखी, तो 50 से अधिक। तो चित्रकला शैली में प्राचीनतम नमूने तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के सोनकड़ा व लिखनियादरी, मणिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों के शैलों पर व गुफाओं में मिलते हैं। शैलों पर यानी कि चट्टानों पर, उसके बाद गुफाओं में, गुफा होता है उसके अंदर जो है चित्रकारिता बनी रहती है। और मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है? तो मुगल जो कि आगरा का है, और मथुरा ब्रज का, और बुंदेली शैली है। मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी, तो मुगल जो चित्रकला शैली के जो नींव रखा गया था वो हुमायूं द्वारा रखा गया था। और मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर काल को कहा जाता है। औरंगजेब तो नॉट इंटरेस्टेड था इसमें।
और काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली कौन सी है? तो अपभ्रंश तथा कंपनी शैली है। और आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ कौन सी हैं? तो वाश, टेम्पा या लखनऊ शैली है। और लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? तो आशित कुमार हलदार हैं। और प्रदेश का जो है चित्रकला विकास में जो है ग्राफिक विद्या की शुरुआत की है। तो प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की है? तो ललित मोहन सेन ने किया था। और उसके बाद चमन सिंह ने जो है चित्र व मूर्ति कला के मानक लिखी तो 50 से अधिक। अब है संगीत कला, शास्त्रीय गायन, वादन। तो मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार कौन थे? तो स्वामी हरिदास थे, कश्यप, शार्दुल, दत्रिल, मंतगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, वाजिद अली शाह, तानसेन, बैजू हुसैन सार्की आदि हैं। तो मध्यकालीन जो है प्रमुख संगीतकार कौन से हैं? तो स्वामी हरिदास हैं, कश्यप हैं, शार्दुल हैं, दत्रिल हैं, मंतगम हैं, अभिनव गुप्त हैं, हरिपाल हैं, अमीर खुसरो हैं, अदारंग हैं, सदारंग हैं, वाजिद अली शाह हैं, तानसेन हैं, बैजू हुसैन सार्की हैं और आदि हैं, मतलब और लोग भी हैं। और ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया तो किसने किया? तो अमीर खुसरो ने जो है किया। इन्होंने क्या किया? ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया था अमीर खुसरो ने। कव्वाली, तराना, कैल, कलवाना आदि जो है शैलियों की खोज किया तो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। कव्वाली, तराना, कैल, कलवाना आदि जो है शैलियों की खोज किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। तबला व सितार का आविष्कार किया तो तबला व सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। और मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने किया। तो मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने किया। और प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं सखी निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास का संगीतबद्ध रचनाएं कौन सा है? तो श्री केलीमाल अष्टादश पद है। और स्वामी हरिदास जी रहते थे तो स्वामी जो हरिदास जी थे कहाँ रहते थे? तो निधिवन वृंदावन में। और अष्टछाप में शामिल कवि थे तो अष्टछाप में जो है शामिल कवि कौन थे? तो नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, परमानंद दास, उसके बाद कृष्णदास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी। तो अष्टछाप में शामिल कवि कौन थे? नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी थे। और कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है तो कृष्ण की वंशी का अवतार किसे कहा जाता है? स्वामी हित हरिवंश को। हरिदासी संप्रदाय के 5 प्रमुख संगीत आराधना स्थल थे। तो हरिदासी संप्रदाय के 5 प्रमुख संगीत आराधना स्थल कौन से थे? तो बांके बिहारी का मंदिर, निधिवन और गोरेलाल का मंदिर, श्री रसिक बिहारी थट्टी जिसको टटिया स्थान कहते हैं। और स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था तो जो स्वामी हरिदास थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिदासपुर, अलीगढ़
और उसके बाद ध्रुपद धामर राग का प्रवर्तन किया। तो ध्रुपद धामर राग का प्रवर्तन किसने किया? स्वामी हरिदास ने किया था। और कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास प्रसिद्ध थे, तो ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध थे। तानसेन, बैजू, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित और सौरसेन के 8 शिष्य थे। ये जो 8 शिष्य थे किसके थे? तो स्वामी हरिदास के थे। तो स्वामी हरिदास के शिष्य कौन थे? 8। तो तानसेन आते थे, उसमें बैजू आते थे, गोपाल लाल आते थे, मदन राय आते थे और रामदास आते थे, दिवाकर पंडित आते थे, सोमनाथ पंडित आते थे, सौरसेन आते थे। अकबर के दरबारी तानसेन यानी कि ग्वालियर जो है पारंगत थे। किसमें थे? तो ध्रुपद शैली में, राग दीपक व वीणा वादन में। तो अकबर के दरबारी तानसेन जो है, जो कि ग्वालियर में थे, पारंगत थे। किसमें थे? तो ध्रुपद शैली, राग दीपक व वीणा वादन में। और बैजू बरवा या बैजनाथ जो कि गुजरात में पारंगत थे। किसमें? तो राग मेघ में थे। और तानसेन के दामाद जिसको हाजी सुल्तान कहते हैं ने नया रूप धारण किया था, तो ख्याली गायिका को। और ध्रुपद धामर की प्रसिद्ध गायिका थी ताज बेगम की। तो ध्रुपद धामर की प्रसिद्ध गायिका कौन थी? ताज बेगम थी। और उसके बाद जौनपुर का वह सुल्तान जिसने ख्याल का जो है प्रवर्तन किया, तो सुल्तान हुसैन सारकी थे। और प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने कौन से हैं? तो इसमें आता है आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, सहारनपुर हो गया, रामपुर हो गया, किराना हो गया जो कि मुजफ्फरनगर, और अतरौली आ गया अलीगढ़ का, और खुर्जा अलीगढ़ का जो है घराना आदि है। और संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का जो था स्वर्णकाल कौन सा है? तो वाजिद अली शाह का काल स्वर्णकाल कहलाता था लखनऊ घराने का। और आधुनिक जो था शास्त्रीय गायन का पिता माना जाता है, तो आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसे माना जाता है? उस्ताद फयाज खां को। और आफताब ए मौसिकी संगीत की जो है सूर्य की उपाधि जो है दी गई, तो किसे दिया गया? तो उस्ताद फयाज खां को। और वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ तो ठुमरी। वाजिद अली के कार्यकाल में जो होता है काफ़ी प्रसिद्ध लोकप्रिय हुआ, तो ठुमरी जो होता है काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। और लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी सौरी ने प्रवर्तन किया, तो टप्पा शैली का। और वाजिद अली ठुमरी की बंदिशें तैयार की गई, तो अख्तर पिया उपनाम से। और वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे, तो बिंदादिन कत्थक, कोदऊ सिंह पखावजी। और कत्थक नृत्य में ठुमरी गायन का जो समावेश किया, तो अवध के जो बिंदादिन ने। और शाहजहाँपुर व इटावा जो कि गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए। अजराड़ा मेरठ घराना जो प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए है। और तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किसने किया था? मोदू बक्सूर खां ने। और तबले की जो है वाराणसी घराने का सूत्रपात किसने किया? पंडित राम सहाय ने। तो मोदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां खलीफा, वाजिद हुसैन खां, अशफाक, हिरिंद गगुली आदि हैं। तो ये सब किससे संबंधित हैं? तो लखनऊ घराने के जो है तबला वादक से। उसके बाद बनारस घराने के कौन है? तो राम सहायक हैं, जानकी हैं,
जानकी शाह हैं, उसके बाद दुर्गा दास हैं, सहाय हैं, कंठे महाराज हैं, किशन महाराज हैं, शारदा सहाय हैं, भैरव प्रसाद हैं, पंडित अनोखे लाल हैं, महावीर भट्ट हैं, पर तप्पू महाराज हैं, उसके बाद वासना मिश्र हैं, समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज हैं, और रामजी मिश्र। ये सब क्या हैं? तो तबला वादक हैं। तो राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गा दास सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, पंडित अनोखे लाल और महावीर भट्ट, परत तप्पू महाराज, वाचा मिश्र, समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज, रामजी मिश्र आदि तबला वादक किससे संबंधित हैं? तो बनारस घराने के। अलाउद्दीन खां और उनके शिष्य पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, मुश्ताक अली खां और वीरेंद्र कुमार मिश्र आदि सितार वादक हैं, तो बनारस घराने के हैं। और रजा खां, गुलाम मोहम्मद आदि सितार वादक हैं, तो लखनऊ घराने के हैं। और इटावा घराना भी प्रसिद्ध है तो सितार वादन हेतु। और शंभू महाराज, पागल दास महंत, अमरनाथ, मनु मिश्र, मदन मोहन, भोलानाथ आदि जो है पखावज वादक हैं, तो बनारस घराने के हैं। कदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद और पखावज वादक हैं, तो लखनऊ घराने के हैं। और सादिक अली खां सारंगी वादक हैं, तो लखनऊ घराने के हैं। और उसके बाद पंडित राम बखस और गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, तम्बाकू जी, वंशी महाराज, शंभूनाथ मिश्र, वीरई जी आदि संगीत वादक हैं, तो कहाँ के हैं? तो बनारस के हैं। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज़ खां शहनाई वादक हैं, तो कहाँ के हैं? बनारस घराने के हैं। और श्रीमती एन राजम जो कि बनारस घराना, और ओमकार नाथ ठाकुर, जी ए गोस्वामी जो कि लखनऊ आदि जो है वायलिन जो है वादक हैं। और दुल्ले खां व सखावत हुसैन खां लखनऊ क्या है? तो ये सरोद वादक है। और रघुनाथ जुता सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया कहाँ से संबंधित है? तो बांसुरी वादक प्रयागराज के। और पंडित जो है राम सेवक मिश्र, पंडित जो है छन्नू लाल मिश्र, और शिवा पशुपति मिश्र, राजन साजन मिश्र, और अमरनाथ प्रजापति नाथ मिश्र किससे संबंधित है? बनारस घराने के हैं। और मिश्र के बाद था धर्मराज मिश्र आदि ध्रुपद व शास्त्रीय ख्यालक गायक हैं, तो कहाँ के हैं? तो ये बनारस घराने के। यहाँ पे आगे भी है। तो पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, शिवा पशुपति मिश्र, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपति नाथ मिश्र, और इनके बाद है यहाँ पे धर्मराज मिश्र आदि ध्रुपद व शास्त्रीय ख्याल गायक हैं, तो कौन है? ये जो है बनारस घराने के हैं। छोटी मैना बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती, और उसके बाद कैसर आदि जो है ठुमरी ठप्पा गायिका हैं, तो बनारस घराने की हैं। और सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्ण देवी आदि जो है ठुमरी गायिकाएँ हैं, तो बनारस घराने की हैं। और ठुमरी जो है कि पृथ्वी अंग शैली बनारस घराने की है। ठुमरी की जो पृथ्वी अंग शैली है कहाँ की है? तो ये बनारस घराने की है। और उसके बाद इमाम बाई, चित्रा बाई, अकबर अली खां, सादे खां आदि जो है टप्पा गायिका है, तो बनारस घराने की है। और प्रसिद्ध जो था नृत्यकार
उदय शंकर गोपी कृष्ण हैं तो बनारस घराने के हैं। और लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह कौन हैं तो खुर्शीद अली खां है। और सूरज खां, चाँद खां, छज्जू खां, दुल्ले खां, नवाब कासिम अली और गुलाम हुसैन आदि ख्याल गायक कहाँ के हैं तो लखनऊ घराने के हैं। और चंद्राबाई, जसोबाई, जयसुखबाई, धन्नाबाई और रहीमन बाई आदि जो है ख्याल गायिका है तो लखनऊ घराने की हैं। चंद्राबाई, जसोबाई, जयसुखबाई, गन्नाबाई, रहीमन बाई आदि ख्याल गायिका कहाँ की हैं तो लखनऊ घराने की है। और सहारनपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं तो सहारनपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं तो सूफ़ी संत खलीफा मोहम्मद जमा और गज़ल व शास्त्रीय नहीं तो रुकिए, इसमें सहारनपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं तो सूफ़ी संत खलीफा मोहम्मद जमा। और बेगम अख्तर थी तो बेगम अख्तर क्या थी तो गज़ल व शास्त्रीय गायिका थी। और प्रसिद्ध जरीना बेगम व सुनीता झिंगरन है तो ये गज़ल व शास्त्रीय गायिका है। और साहसवान घराने की जो है प्रवर्तक माने जाते हैं तो साहसवान जो है घराने के जो प्रवर्तक हैं वो इनायत हुसैन खां माने जाते हैं। और ध्रुपद धामर गायन की जो है प्रसिद्ध कलाकार चाँद खां और काले खां से संबंधित है तो अतरौली घराने से। ध्रुपद धामर गायन के प्रसिद्ध कलाकार चाँद खां व काले खां और काले खां जो है संबंधित है किससे तो अतरौली घराने से। और बालकृष्ण बूबा कपिलेश्वरी रामबाऊ कुंडा गोलकर उर्फ गंधर्व, उसके बाद गंगूबाई अंगल, भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे और हीराबाई बड़ौदकर, प्रभा आंदे आदि गायक हैं तो कहाँ के हैं तो किराना घराने के हैं। तो बालकृष्ण बूबा कपिलेश्वरी रामबाऊ कुंडा गोलकर उर्फ जो है गंधर्व, गूंगा हांगल, भीमसेन जोशी, उसके बाद सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ौदकर, प्रभा अन्य आदि जो गायक हैं तो कहाँ की हैं तो किराना घराने की हैं। और दक्षिण भारत में जो है हिंदू शैली को लोकप्रिय बनाया गया तो जो दक्षिण भारत था उसमें हिंदू शैली को लोकप्रिय किसके द्वारा बनाया गया तो अब्दुल करीम खां किराना घराना के। और रामपुर घराने के वाजिर अली खां ने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग का जो है जन्म दिया तो सैनिया घराने का। तो रामपुर घराने के वाजिर अली खां ने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग कर जो है जन्म दिया था तो सैनिया घराने का। आगरा संगीत घराने के प्रवर्तक किया तो आगरा जो संगीत घराना था उसका प्रवर्तन किसने किया था तो श्याम रंग व सरस रंग ने किया था। श्याम रंग व सरस रंग ने क्या किया तो आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन किया। और दीपाली नाग, मधुरै रामास्वामी, जगन्नाथ और बबुआ नहीं बुबा, उसके बाद फिर आते हैं जगन्नाथ बुबा, गुड़ीदास, केजी गिंदे, गोविंद राव टेम्बेल, स्वामी बल्लभादास और उसके बाद पंडित विश्वंभर दीन, फैयाज़ खां आदि गायक हैं तो आगरा घराने के हैं। और केसर बाई केकर और किशोरी आमोनकर, मल्लिकार्जुन मंसूर होता है रत्नाकर, पई पद्मावती आदि गायक गायिकाएं हैं तो अतरौली घराने की हैं। और केसर बाई, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी आदि गायिकाएं थी तो प्रयागराज की थी।
तो दीपाली नाग मुद्रे रामास्वामी जगन्नाथ मुद्रे रामास्वामी एक में है, और उसके बाद जगन्नाथ बूबा, उसके बाद गुड़ी दास हैं, उसके बाद केजी गिंदे हैं, उसके बाद गोविंद राव टेम्बे हैं, उसके बाद स्वामी बल्लभ दास हैं, और उसके बाद पंडित विश्वम्बर दीन हैं, फिर फयाज खां हैं, आदि गायक हैं। तो कहाँ के हैं? आगरा घराने के हैं। और केसर बाई केरकर, उसके बाद किशोरी अमोनकर हैं, और मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, रत्नाकर पाई हैं, और पद्मावती आदि जो है गायक गायिका हैं। तो अतरौली जो है घराने की हैं। और केसर बाई, जानकी बाई और उर्फ छप्पन छुरी आदि गायिकाएँ थीं। तो केसर बाई, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी जो है आदि गायिकाएँ कहाँ की थी? तो प्रयागराज की थी। अब आता है संगीत कला और प्रमुख लोकगीत। तो पूर्वांचल क्षेत्र में क्या है? तो कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, उसके बाद फिर बिरहा, झूमर, झूला, लौरिकी, उसके बाद फिर आता है चैता, फगुआ, जोगिया, विदेशिया, सोहर, बधाई गीत व कव्वाली आदि है। तो कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी कहरवा और सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लौरिकी, चैता, फगुआ, जोगिया, विदेशिया, सोहर, बधाई गीत व कव्वाली आदि है। तो कहाँ की है? तो पूर्वांचल क्षेत्र की है। इसके बाद है विरहा। सामान्यतः जो होता है पूरे प्रदेश में, और विशेषता जो है पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। तो विरहा क्या है? सामान्यतः पूरे प्रदेश में, लेकिन विशेष करके जो है अगर पूछा जाए तो पूर्वांचल क्षेत्र में है। और कजरी का विशेष क्षेत्र कौन है? तो कजरी का विशेष क्षेत्र मिर्ज़ापुर, वाराणसी है। और बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत व कव्वाली आदि हैं। तो ये अवध क्षेत्र के हैं। तो बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत व कव्वाली आदि हैं। तो किसकी हैं? तो अवध क्षेत्र की हैं। और झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका व समाज गायन आदि हैं। तो ब्रज क्षेत्र की हैं। झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका व समाज गायन कहाँ की हैं? तो ब्रज क्षेत्र की हैं। और ढिमरिया, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा, राछरा, दीवारी, हरदौल, पवारा, इशूरी, फाग और उसके बाद तकरार गीत व कव्वाली आदि है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की हैं। ढिमरिया, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा, राछरा, दीवारी, हरदौल, पवारा, इशूरी, फाग, तकरार गीत व कव्वाली आदि है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की हैं। आल्हा जो था सामान्यतः पूरे प्रदेश में, और विशेषता जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो आल्हा क्या होता है? सामान्यतः पूरे प्रदेश में, और विशेषता जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। और रागिनी, ढोला, लावनी, गुजरी, बन्ना, कव्वाली आदि जो है पश्चिमी क्षेत्र में। उसके बाद भजन, पूरन, भगत, निर्गुण, पचरा वह जो होता है भातृहरि कहाँ गाया जाता है? तो साधु भक्तों या साधुओं द्वारा। तो भजन, पूरन, भजन जो है, और उसके बाद पूरन, भगत, उसके बाद निर्गुण आता है, उसके बाद पचरा हुआ जो होता है भातृहरि कहाँ पे किनके द्वारा किया जाता है? तो भक्तों या साधुओं द्वारा। और रानी, ढोलका, लावनी, गुजरी, बन्ना व कव्वाली आदि है। तो पश्चिमी क्षेत्र की हैं। उसके बाद आल्हा जो है सामान्यतः पूरे प्रदेश में, लेकिन अगर विशेष कर पूछा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और ढिमरिया, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा, राछरा, उसके बाद दीवारी, हरदौल, पवारा, इशूरी, फाग और
तकरार गीत व कव्वाली आदि है तो बुंदेलखंड क्षेत्र की है। और झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका व समाज गायन आदि है तो ब्रज क्षेत्र की है। बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत व कव्वाली है तो अवध क्षेत्र की है। और कजरी का विशेष क्षेत्र कौन सा है? मिर्ज़ापुर, वाराणसी है। और विरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश में व विशेषता होता है पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। कजरी चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, उसके बाद सोहनी, रोपनी, दादर, नटका आता है। बिरहा, झूमर, झूला, लोरी की, चैत्या, फागुआ, जोगिया, विदेशिया, सोहर, बधाई गीत व कव्वाली आदि है तो पूर्वांचल क्षेत्र की है। इसके बाद संगीत कला शास्त्रीय नृत्य में कौन सा है? तो प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक है। और कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन से हैं? तो लखनऊ व वाराणसी के जो है घराने हैं। और लखनऊ घराने के कौन से हैं? तो बिंदादीन है, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, और उसके बाद बैजनाथ मिश्र हैं, फिर कालका महाराज है, अच्छन महाराज है, बिरजू महाराज है, उर्मिला शर्मा है, शैलजा सिंह हैं, परमिता दास हैं, पायल उपाध्याय हैं, परख मदान है, और दीपयन दास हैं, तनुश्री हैं आदि जो है कथक नर्तक है। और बनारस घराने के कौन हैं? तो पंडित शिवानंद मिश्र हैं। और उसके बाद जो है बड़े रामदास हैं, छोटे रामदास, और जयकरण मिश्र हैं, हरिशंकर मिश्र हैं, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर महादेव मिश्र हैं, उदय शंकर भी हैं और महादेव मिश्र भी हैं, सितारा देवी भी हैं, अलकनंदा भी हैं आदि जो हैं कथक जो है नर्तकी हैं। तो लखनऊ घराने से कौन संबंधित है? बिंदादीन है, शंभू महाराज है, लच्छू महाराज हैं, और कालका महाराज हैं, अच्छन महाराज हैं, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मदान, दीपयन जो होता है दास, उसके बाद तनुश्री आदि जो है कथक नर्तक हैं। कहाँ से हैं ये? तो ये जो है लखनऊ घराने से हैं। और पंडित शिवानंद मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकर्ण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलकनंदा आदि होता है कथक नर्तक हैं। तो कहाँ की हैं? तो बनारस घराने की हैं। और उसके बाद प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये पूछा जा सकता है। तो ये है कथक। और उसके बाद कथक के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो लखनऊ व वाराणसी घराना है। संगीत कला प्रमुख लोक नृत्य तो चंगेलिया, ढीमीराई, शैतान व जवारा नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। ख्याल नृत्य जो है जो कि पुत्र जन्मोत्सव पे मनाया जाता है, कहाँ संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। कुम्हराई नृत्य जो कि कुम्हारों से संबंधित है, कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का है। और शहरा, सौरा, सायरा नृत्य जो है फसल काटते समय संबंधित है, बुंदेलखंड से है। घोड़ा नृत्य जो कि मांगलिक अवसरों पर होता है, घोड़े द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड से संबंधित है। और उसके बाद देवी नृत्य जो कि बुंदेलखंड में जो है प्रसिद्ध है। और राई नृत्य जो कि महिलाओं द्वारा जो था जन्माष्टमी पे मनाया जाता है, बुंदेलखंड से संबंधित है। और पाई डंडा या बुंदेलखंड का डांडिया यादव समाज होता है जो कि भाद्र, ये जो है बुंदेलखंड से संबंधित है, पाई डंडा। और उसके बाद दीवारी जिसको मौनिया कहते हैं, और बरीदी नृत्य दीपावली पर होता है, बाजारों पर लाठी डंडों के साथ तथा यादव, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है, दीवारी या बरीदी नृत्य। और कानरा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है, और जो किसी उत्सव पर जो है धोबी समाज के कलाकारों द्वारा मनाया जाता है। और कीर्तन नृत्य जो है या गौड़ीय परंपरा
के भक्त और मृदंग जो है मंजीरा के साथ जो है ब्रज क्षेत्र में मनाते हैं। और उसके बाद नरसिंह नृत्य जो कि नरसिंह चतुर्दशी पर होता है पौराणिक होता है कथानक पर जो है मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में। और रास नृत्य जो कि रामलीला के समय जो है ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। और रासक दंड नृत्य जो कि ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। और मयूर नृत्य जो कि मोर पंख जो होता है पहनकर मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में हो गया। और उसके बाद झूला नृत्य जो कि श्रावण मास के मंदिरों में मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में। और तो पहले इतना रिपीट कर लिया जाता है। तो चंगेलिया ढिमिराई शैतान व जवारा नृत्य कहाँ संबंधित है? तो बुंदेलखंड से है। ख्याल नृत्य जो होता है जो कि पुत्र जन्मोत्सव पर मनाया जाता है कहाँ संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। कुम्हराई नृत्य कुम्हारों द्वारा मनाया जाता है बुंदेलखंड से संबंधित है। शायरा नृत्य या शौरा या शायरा नृत्य जो होता है फसल काटने के समय मनाया जाता है तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। घोड़ा नृत्य जो है जो कि मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा मनाया जाता है बुंदेलखंड से संबंधित है। देवी नृत्य जो होता है कहाँ संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। राई नृत्य जो कि महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी से संबंधित है कहाँ से? तो बुंदेलखंड से है। पाई डंडा जो कि बुंदेलखंड का जो होता है डांडिया यादव समाज व भाद्र द्वारा मनाया जाता है कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से है। दीवारी जिसको मौनिया कहते हैं या बरेदी नृत्य दीपावली होता है पर बाजों पर लाठी डंडों के साथ बनाया जाता है यादव द्वारा बुंदेलखंड में। और कानरा नृत्य जो कि किसी उत्सव पर जो होता है धोबी की जो होता है समाज के कलाकारों द्वारा मनाया जाता है बुंदेलखंड कानरा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। और कीर्तन नृत्य जो होता है ये गौड़ीय परंपरा के भक्त और मृदंग मजीरा के साथ मनाते हैं ब्रज क्षेत्र में। नरसिंह नृत्य जो कि नरसिंह चतुर्दशी पर पौराणिक कथानक पर होता है मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में। और रास नृत्य रासलीला के समय जो है ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। और रासक दंड नृत्य जो कि ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। और मयूर नृत्य मोर का पंख पहनकर जो होता है ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। और झूला नृत्य जो होता है श्रावण मास मंदिरों में जो होता है ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। और चरकुला में 108 दीपों का पिंजारा या चरकुला सिर पर रखकर होता है महिलाओं द्वारा मनाया जाता है तो ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। घड़ा नृत्य जो कि रथ पहिए के ऊपर होता है घड़ा रखकर मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में जो होता है मनाया जाता है। और उसके बाद लट्ठमार होली बहुत प्रसिद्ध है भाई ये बरसाना व नंदगांव में मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। और नटवरी नृत्य जो कि अहिर समाज द्वारा मनाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। और कटघोड़वा नृत्य जो कि कृत्रिम घोड़ा लगाकर होता है मनाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। और झूमर नृत्य या मांगलिक होता अवसर पर महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर मनाती हैं तो पूर्वांचल क्षेत्र में। गोड़ऊ नृत्य जो कि प्रहसन प्रधान और बीच बीच में हरबोल जो कि मनाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। उसके बाद डोम कच्छ नृत्य जिसको डोम समाज द्वारा के लोगों द्वारा जो मनाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। और विदेशिया नृत्य नाट्य प्रधान और पति के द्वारा के विदेश जाने पर पत्नी का करुण प्रधान है ये पूर्वांचल में मनाया जाता है। अब शिव बारात नृत्य जो होता है ये भूत प्रेतों के रूप में बनाकर होता है कहाँ मनाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। और ढिढ़िया नृत्य जो कि महिलाएं जो होता है छिद्र युक्त मटके में दीप रखकर होता है मनाती है कहाँ? तो पूर्वांचल क्षेत्र में। नटुआ नृत्य या नटुआ लोग जो होता है द्वार द्वार जाकर होता है मनाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में है। और धोबी नृत्य जो कि धोबी समाज द्वारा मनाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में है। और उसके बाद आता है कहरुआ जो होता है ये जो होता है कहार समाज द्वारा मनाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। और उसके बाद नकटौरा नृत्य जो कि महिलाएं जो होता है पुरुष वेश धारण करके मनाती हैं तो पूर्वांचल क्षेत्र में। चौरसिया नृत्य जो कि जौनपुर कहारों द्वारा मनाया जाता है। और उसको नटवरी जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और फरुहाई नृत्य पाँव व कमर में जो होता है घुंघरू बांधकर
लाठी डंडों के साथ यादव समाज द्वारा जो था मनाया जाता है अवध क्षेत्र में। और उसके बाद बधाई नृत्य जो कि राम जन्मोत्सव पर होता है अवध क्षेत्र में मनाया जाता है। और जोगनी नृत्य जो कि रामनवमी पर पुरुष स्त्री का रूप बनाकर होता है मनाते हैं अवध में। अब बहरूपिया नृत्य जो कि भिन्न भिन्न रूप बनाकर जो होता है मनाया जाता है तो अवध क्षेत्र में। ढेड़िया नृत्य मिट्टी का जो है जालीदार मटका लेकर द्वारबा क्षेत्र में मनाया जाता है अवध क्षेत्र में। और उसके बाद नौवा झाखड़ डफला सुराही नृत्य मनाया जाता है अवध क्षेत्र में। कर्मा नृत्य जो कि जनजातीय समाज में मनाया जाता है तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में। और ढर कहरी जो है नृत्य मनाया जाता है तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में। और ढड़िया नृत्य या सरस्वती चरणों में जो है मनाया जाता है मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में। और चौला नृत्य जो कि अच्छी वर्षा व जो फसल ही तो मनाया जाता है तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में। और सैला सौरा और युवक जो है पैर में घुंघरू तथा कमर में जो है मोर पंख बांध कर करता है तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। रागनी व गुजरी जो कि घाघरा पहनकर आदि नृत्य होता है पश्चिमी क्षेत्र में होता है। तो रागनी या गुजरी जो है घाघरा पहन के जो है कहाँ होता है तो पश्चिमी क्षेत्र में होता है। और सैला सहरा युवक जो है पैर में घुंघरू बांधकर और कमर में जो है मोर का पंख बांधकर करता है मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। चौलर नृत्य जो कि अच्छी वर्षा व जो फसल हेतु होता है मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में। ढड़िया नृत्य जो कि सरस्वती चरणों में होता है तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में हो गया। और चरकुला 108 दीपों का जो था पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया था ब्रज क्षेत्र में। और घड़ा नृत्य जो कि रथ पहिए के ऊपर जो है घड़ा रखा जाता है ब्रज क्षेत्र में। और लठमार होली नृत्य जो कि बरसाना नंदगांव ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। और नटवरी जो नृत्य अहिर समाज। और उसके बाद पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। कटघोड़वा नृत्य जो कि कृत्रिम घोड़ा लेकर जो था पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। झूमर नृत्य मांगलिक अवसर उसके बाद महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो है पूर्वांचल क्षेत्र में मनाती हैं। गोड़ऊ नृत्य जिसको प्रहसन प्रधान तथा बीच बीच में जो है हरबोल मनाया जाता है तो पूर्वांचल क्षेत्र में। डोमकच्छ नृत्य जो कि डोम समाज द्वारा जो था लोगों द्वारा मनाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। और विदेशिया नृत्य जो कि जब पति जो है विदेश जाते हैं तब उसमें मनाया जाता है पूर्वांचल में। और शिव बारात जो है भूत प्रेतों का जो रूप बनाकर जो है मनाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। ढेड़िया नृत्य जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। नटुआ नृत्य जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। कहरुआ नृत्य जो है कहार समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। और नकटोरा नृत्य जो कि महिलाएं पुरुष वेश धारण कर लेकर जो है मनाती है पूर्वांचल क्षेत्र में। चौरसिया नृत्य जो है जौनपुर कहारों द्वारा मनाया जाता है। नटवरी मनाया जाता है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फरुहाई जो नृत्य जो कि पाँव व जो कमर में घुंघरू बांधकर लाठी डंडों के साथ जो यादव समाज द्वारा मनाया जाता है अवध क्षेत्र में। बधाई नृत्य जो कि राम जन्म उत्सव पर होता है अवध क्षेत्र में मनाया जाता है। और जोगनी नृत्य जो है रामनवमी पर होता है पुरुष स्त्री का रूप बनाकर होता है मनाता है अवध क्षेत्र में। और बहरूपिया नृत्य जो कि भिन्न भिन्न रूप बनाकर होता है मनाया जाता है अवध क्षेत्र में। और ढेड़िया नृत्य जो कि मिट्टी की जालीदार मटका लेकर द्वारबा क्षेत्र अवध क्षेत्र में मनाया जाता है। नौवा झाखड़ डफला और उसके बाद सुराही नृत्य जो कि अवध क्षेत्र में मनाया जाता है। कर्मा नृत्य जो है जनजातीय समाज मनाया जाता है मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में। और ढर कहरी होता है नृत्य जो कि मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में मनाया जाता है। और चंगेरिया ढिमिराई शैतान व जवारा नृत्य मनाया जाता है बुंदेलखंड में। और ख्याल नृत्य मनाया जाता है बुंदेलखंड में। कुमराही नृत्य मनाया जाता है बुंदेलखंड में। सैरा सौरा सायरा नृत्य मनाया जाता है फसल काटते समय बुंदेलखंड में। घोड़ा नृत्य मनाया जाता है बुंदेलखंड में। और उसके बाद देवी नृत्य मनाया जाता है बुंदेलखंड में। राय नृत्य मनाया जाता है महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर बुंदेलखंड में। पाई डंडा मनाया जाता है तो बुंदेलखंड में। और दीवारी या बरिदी नृत्य मनाया जाता है तो बुंदेलखंड में। और कानरा नृत्य मनाया जाता है बुंदेलखंड में। और कीर्तन नृत्य मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में। और मृदंग मजीरा के साथ मनाया जाता है इसको। और नरसिंह नृत्य मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में। रास नृत्य मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में। रासक दंड नृत्य मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में। और मयूर नृत्य जो कि
मोर पंख पहनकर मनाया जाता है। ब्रज क्षेत्र में झूला नृत्य जो होता है श्रावण मास मंदिरों द्वारा मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में। वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य कौन से हैं? तो रामलीला है, रासलीला है, नौटंकी है। तो रामलीला, रासलीला और नौटंकी संगीत है। और लोक नाट्य की प्रमुख शैली कौन सी हैं? तो रामनगर जो कि काशी और रामलीला की हैं, प्रयागराज में जो है रामलीला, और उसके बाद ब्रज में जो है रासलीला, अयोध्या में रामलीला, और हाथरस में नौटंकी, और कानपुर में नौटंकी है। और साधना नाट्य कला केंद्र कहाँ है? तो गाजियाबाद में है। और भारतीय जन नाट्य संघ कहाँ है? तो आगरा में है। और श्री नाट्यम कहाँ है? तो वाराणसी में है। तो प्रदेश वर्तमान में प्रदेश की प्रमुख लोक नाट्य कौन से है? तो रामलीला, रासलीला व नौटंकी संगीत है। उसके बाद लोक नाट्य की प्रमुख शैलियाँ कौन सी है? रामनगर है जो कि काशी, रामलीला, और प्रयागराज में क्या है? तो रामलीला है, ब्रज में रासलीला है, और अयोध्या में रामलीला, और हाथरस में जो होता है नौटंकी, कानपुर में जो होता है नौटंकी आदि है। और उसके बाद साधना नाट्य कला केंद्र कहाँ है? तो गाजियाबाद में है। और भारतीय जन नाट्य संघ कहाँ है? आगरा में है। उसके बाद श्री नाट्यम जो होता है वाराणसी से है। अब है प्रमुख मेले या उत्सव। तो महाकुंभ मेला जो है प्रयागराज में होता है, प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। और कुंभ मेला जो होता है विश्व का सबसे बड़ा मेला है, और ये प्रयागराज में प्रत्येक महाकुंभ के 6 वर्ष प्रयागराज महाकुंभ जो होता है, जैसे ये कुंभ मेला क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा है। और एक आता है कुंभ मेला, एक आता है महाकुंभ मेला। कुंभ मेला जो होता है महाकुंभ मेले के 6 वर्ष बाद आता है, ठीक है। महाकुंभ जो है ये जो है 12 वर्ष पे आता है, और कुंभ मेला जो है 6 वर्ष पे आता है। इसमें कहने का मतलब ये है। और फिर माघ मेला आता है। माघ मेला जो है प्रयागराज महाकुंभ व कुंभ वर्ष को छोड़कर जो है प्रति वर्ष है। माघ मेला कौन सा है? महाकुंभ और कुंभ जो वर्ष है उसको छोड़कर प्रति वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद काकोरा मेला जो होता है रोहिलखंड का मिनी कुंभ है, बदायूं में मनाया जाता है। उसके बाद रामनगरिया मेला गंगा तट पर होता फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। और बटेश्वर मेला पशु मेला है ये, और कार्तिक शुक्ल का द्वितीय पक्ष में आगरा में मनाया जाता है। ददरी मेला जो कि पशु मेला है कार्तिक पूर्णिमा के बलिया में मनाया जाता है। और उसके बाद सरधना मेला जो कि नवंबर में मनाया जाता है सरधना मेरठ में। और नौचंदी मेला जो है ये चैत के 1 माह तक जो होता है मेरठ में मनाया जाता है। और सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में मनाया जाता है। और बसंत का नौचंदी मेला जो कि बसंत पंचमी में लखनऊ में मनाया जाता है। और उसके बाद गढ़ गंगा मेला जो कि कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में। और उसके बाद कंस वध मेला जो कि हमीरपुर में मनाया जाता है। और कंस मेला जो कि मथुरा के होता है प्रतीक फतेहपुर जो होता है सीकरी में मनाया जाता है। और हरिदास जयंती मेला या निधिवन वृंदावन मथुरा में मनाया जाता है। और मुड़िया पूनो मेला जो है ये गोवर्धन मथुरा में मनाया जाता है। देवा शरीफ मेला कार्तिक के जो है में ये जो है बाराबंकी में मनाया जाता है। और श्रृंगीरामपुरा मेला जो कि दशहरा व कार्तिक की पूर्णिमा में, मक्खनपुर मेला जो कि फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। और सैयद सलार मेला जो है बहराइच में मनाया जाता है। और ढाई घाट मेला जो है ये शाहजहाँपुर में मनाया जाता है। और फाल्गुन मेला जो कि रामपुर में मनाया जाता है। और उत्तरायणीय मेला मकर संक्रांति पर बरेली मनाया जाता है।
टिगरी मेला जो कि अमरोहा में मनाया जाता है, और खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में मनाया जाता है। चैत्र रामनवमी मेला जो होता है कार्तिक होता है, परिक्रमा मेला अयोध्या में मनाया जाता है। दीपोत्सव मेला जो कि राजकीय है और अयोध्या में मनाया जाता है। तो परिक्रमा मेला फाल्गुन में कहाँ मनाया जाता है? नैमिषारण्य में मनाया जाता है। और उसके बाद ललित देवी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो नैमी से सीतापुर में मनाया जाता है। और गोरखनाथ मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये खीरी में मनाया जाता है। और उसके बाद फिर आता है बाल सुंदरी देवी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो अनूप शहर बुलंदशहर में मनाया जाता है। बेरिया घाट मेला हरदोई में मनाया जाता है। जल विहार मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। कालिंजर मेला जो होता है बांदा में मनाया जाता है। कजरी मेला जो होता है महोबा में मनाया, या फिर चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला जो है महोबा में मनाया जाता है। देवी पाटन मेला राजकीय है, ये बलरामपुर में मनाया जाता है। और श्रावणी मेला जो होता है तो कीसा फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। देव छठ श्रावणी या जन्माष्टमी मेला जो होता है मथुरा में मनाया जाता है। और नवरात्रि व गणगौर मेला कैलाश मेला जो होता है सावन की जो होता है तीसरे सोमवार को आगरा में मनाया जाता है। और वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो है प्रयागराज में मनाया जाता है। और नक्कटैया मेला दशहरा जो है चितगंज वाराणसी में मनाया जाता है। और उसके बाद रथ मेला जो है वाराणसी में मनाया जाता है। शाकंभरी देवी मेला जो कि नवरात्र में सहारनपुर में मनाया जाता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में मनाया जाता है। और खिचड़ी मेला जो कि गोरखपुर में मनाया जाता है। रामायण मेला अयोध्या धाम चित्रकूट व श्रृंगवेरपुर में जो है मनाया जाता है। और सूरू मेला जो होता है कासगंज में मनाया जाता है। झूला मेला जो होता है श्रावण में मथुरा अयोध्या धाम में मनाया जाता है। और ध्रुपद मेला जो होता है वृंदावन व वाराणसी में मनाया जाता है। और विंध्याचल देवी मेला जो कि नवरात्र राजकीय मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। और देवछठ मेला दाऊजी मथुरा में मनाया जाता है। और प्रदेश में जो होता सर्वाधिक व सबसे कम मेले जो है क्रमशः मथुरा व पीलीभीत में मनाए जाते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट है। अब एक बार रिवाइज और कर लेते हैं इसको, क्योंकि मेले से जो है अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ मनाए जाते हैं? तो मथुरा व पीलीभीत में मनाया जाता है। और देव छठ मेला कहाँ मनाया जाता है? दाऊजी मथुरा में मनाया जाता है। विंध्याचल देवी मेला जो कि नवरात्र में राजकीय मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। ध्रुपद मेला जो कि वृंदावन व वाराणसी में मनाया जाता है। और झूला मेला जो कि श्रावण में जो है मथुरा अयोध्या धाम में मनाया जाता है। शोरो मेला कासगंज में मनाया जाता है। और महाकुंभ मेला जो है प्रयागराज में प्रत्येक 12वें वर्ष पे मनाया जाता है। और कुंभ मेला जो होता है महाकुंभ के जो होता है 6वें वर्ष पे मनाया जाता है। ये भी प्रयागराज में मनाया जाता है, सबसे बड़ा है। और माघ मेला जो होता है, अगर जो महाकुंभ और कुंभ वर्ष को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो मनाया जाता है वो माघ मेला होता है जितने वर्षों में। उसके बाद काकोरा मेला जो कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ है बदायूं में मनाया जाता है। और रामनगरिया मेला जो कि फर्रुखा गंगा तट पर होता है फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। और बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला है और कार्तिक शुक्ल द्वितीय जो होता है ये आगरा में मनाया जाता है। और दादरी मेला या पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा जो होता है बलिया में मनाया जाता है। और सरधना मेला नवंबर में जो है सरधना मेरठ में मनाया जाता है। उसके बाद नौचंदी मेला मेरठ में मनाया जाता है। सिकरी मेला मोदी नगर गाज़ियाबाद में मनाया जाता है।
और बसंत का नौचंदी मेला लखनऊ में मनाया जाता है। और उसके बाद गढ़गंगा मेला जो होता है कार्तिक पूर्णिमा गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में मनाया जाता है। और फिर आता है कंस वध मेला जो कि हमीरपुर में मनाया जाता है। कंस मेला जो है मथुरा व फतेहपुर सीकरी में मनाया जाता है। और हरिदास जयंती मेला निधिवन वृंदावन मथुरा में मनाया जाता है। मुड़िया पूनो मेला जो कि गोवर्धन मथुरा में मनाया जाता है। देवा शरीफ मेला जो कि कार्तिक बाराबंकी में मनाया जाता है। और उसके कार्तिक पक्ष में जो है कार्तिक जो माह है उसमें जो है बाराबंकी में। और उसके बाद श्रृंगी रामपुर मेला जो कि दशहरा कार्तिक पूर्णिमा और मनकपुर मेला जो है फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। और सैयद सलार मेला जो होता है बहराइच में। ढाई घाट मेला है शाहजहाँपुर में। फाल्गुन मेला रामपुर में। उत्तरायणी मेला जो होता है बरेली में। तिगरी मेला जो होता है अमरोहा में। कारी झल्लू कार्तिक मेला जो है बिजनौर में। और उसके बाद चैत्र रामनवमी मेला कार्तिक यह जो होता है परिक्रमा मेला जो है अयोध्या धाम में। और उसके बाद दीपोत्सव मेला जो कि राजकीय है अयोध्या में। उसके बाद परिक्रमा मेला फाल्गुना में जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है तो नैमिषारण्य सीतापुर में। नैमिषारण्य सीतापुर। और ललितपुर मेला राजकीय है नैमिष सीतापुर में जो मनाया जाता है। और गोला गोरण नाथ मेला जो कि मकर संक्रांति से संबंधित खीरी मनाया जाता है। और उसके बाद बल सुंदरी देवी मेला जो होता है अनूप शहर बुलंदशहर से संबंधित है। और उसके बाद बेरिया घाट मेला हरदोई से संबंधित है। और उसके बाद जल विहार मेला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और कालिंजर मेला जो था बांदा से संबंधित है। उसके बाद कजरी मेला या चरखारी व गोवर्धन नाथ जू मेला महोबा से संबंधित है। देवी पाटन मेला राजकीय जो कि बलरामपुर से संबंधित है। श्रावणी मेला जो होता है संकिंसा फर्रुखाबाद से संबंधित है। देव छठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला मथुरा से संबंधित है। और उसके बाद नवरात्रि व गणगौर कैलाश मेला जो था सावन के तीसरे सोमवार में आगरा से संबंधित है। उसके बाद वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो था प्रयागराज से संबंधित है। नकटैया मेला दशहरा जो कि चेतगंज जो था वाराणसी से संबंधित है। रथ मेला जो कि वाराणसी से संबंधित है। और शाकंभरी देवी मेला नवरात्र जो था सहारनपुर से संबंधित है। गोविंद साहब मेला जो अम्बेडकर नगर से संबंधित है। और खिचड़ी मेला मकर संक्रांति का गोरखपुर से संबंधित है। रामायण मेला जो कि अयोध्या धाम चित्रकूट व श्रृंगेश्वरपुर से संबंधित है। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो आगरा में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो फरवरी में मनाया जाता है। किस कारण मनाया जाता है तो मुग़ल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन के रूप में जो है मनाया जाता है। अब सुलह कुल महोत्सव जो है कब मनाया जाता है, कब नहीं मतलब जो है कहाँ मनाया जाता है तो आगरा में। व राम बारात महोत्सव उत्सव भी जो है आगरा में ही मनाया जाता है। और सुलह कुल महोत्सव में क्या है हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है। और लखनऊ महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है तो लखनऊ में मनाया जाता है। और ये किससे संबंधित है तो अवध की कलाओं का प्रदर्शन से संबंधित है। और वाराणसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो वाराणसी में मनाया जाता है। और किससे संबंधित है तो भारतीय दर्शन ज्ञान व संस्कृति की लिटरेरी फेस्टिवल से संबंधित है। और उसके बाद दीपावली जो है दीपावली उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो वाराणसी। और किससे संबंधित है तो त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव और राजकीय है यह। और उसके बाद अखिल भारतीय व्यास समारोह कहाँ मनाया जाता है तो वाराणसी में जो है मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा जो है मनाया जाता है। और गंगा महोत्सव जो है गंगा नाम से ही लग रहा है
प्रयागराज व वाराणसी में जो है मनाया जाता है और गंगा दशहरा से संबंधित है। और बिठूर गंगा महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो कानपुर में मनाया जाता है। और सैफई महोत्सव सैफई इटावा में मनाया जाता है और जनवरी में मनाया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये। और फिर गोरखपुर महोत्सव कब मनाया जाता है, तो जनवरी माह में मनाया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में मनाया जाता है। और उसके बाद झांसी महोत्सव झांसी में मनाया जाता है, किस मंथ में मनाया जाता है, फरवरी में। और किससे संबंधित है, तो आयुर्वेद महोत्सव से संबंधित है। उसके बाद कन्नौज महोत्सव जो होता है कहाँ मनाया जाता है, कन्नौज में। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो प्रयागराज में। फरवरी में वोट क्लब पर व प्रयाग उत्सव भी जो है प्रयागराज में ही मनाया जाता है। छड़ी मार होलिकोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गोकुल मथुरा में। और लठ मार होलिकोत्सव ये इम्पोर्टेंट है। और रंगोत्सव जो कि राजकीय कहाँ मनाया जाता है, बरसाना नंदगांव मथुरा में। और उसके बाद जो है हुरंगा होलिकोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो दाऊजी मथुरा में। और फाल्गुन होलिकोत्सव फाल्गुन गांव मथुरा में मनाया जाता है, जो प्रहलाद की तरह जो है अग्नि से बाहर निकलने से संबंधित है। और चिता भस्मी होलिकोत्सव मनाया जाता है, तो मणिकर्णिका घाट काशी में। और यमुना महोत्सव और कृष्णोत्सव मनाया जाता तो मथुरा में। और किससे संबंधित है, तो चैत छठ विश्राम घाट से। और सरयू महोत्सव व दीपोत्सव मनाया जाता है आगरा धाम में। और सोन महोत्सव मनाया जाता है तो सोनभद्र में। और कजरी महोत्सव मनाया जाता है मिर्ज़ापुर में। और कबीर उत्सव मगहर महोत्सव मनाया जाता है तो मगहर संत कबीर नगर में मनाया जाता है। और सरधाना महोत्सव मनाया जाता है मेरठ में। और शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाता है तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। और बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है सारनाथ वाराणसी में। कंपिल उत्सव जैन मंदिरों में मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। और गंगा वाटर रैली उत्सव मनाया जाता है तो प्रयागराज वाराणसी में। और अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता है पटियाली कासगंज में। और उसके बाद कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है 19 से 25 नवंबर। तो ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ताज महोत्सव जो है ये आगरा में मनाया जाता है। और किससे संबंधित है, तो मुग़ल संस्कृति व भारतीय कलाओं के प्रदर्शन संबंधी है। और किस मंथ में मनाया जाता है, तो फरवरी मंथ में मनाया जाता है। और सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आगरा में मनाया जाता है राम बारात उत्सव। तो सुलह कुल महोत्सव जो है किससे संबंधित है, तो हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी है। और लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लखनऊ में। और किससे संबंधित है, तो अवध के जो है कलाओं के प्रदर्शन संबंधी है। वाराणसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वाराणसी में, नाम से ही पता चल रहा है। और भारतीय दर्शन ज्ञान व संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल संबंधी है। और देव दीपावली उत्सव मनाया जाता है तो वाराणसी में। और त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव और राजकीय संबंधी है। और उसके बाद अखिल भारतीय व्यास समारोह मनाया जाता है वाराणसी में और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा। उसके बाद गंगा महोत्सव मनाया जाता है तो वाराणसी व प्रयागराज में गंगा दशहरा। और उसके बाद बिठूर गंगा महोत्सव मनाया जाता है तो कानपुर में मनाया जाता है। और सैफई महोत्सव सैफई इटावा में मनाया जाता है किस मंथ में, तो जनवरी मंथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी है। गोरखपुर महोत्सव जो कि जनवरी मंथ में मनाया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है यह, और गोरखपुर विश्वविद्यालय में मनाया जाता है। और झांसी महोत्सव झांसी में मनाया जाता है और फरवरी
में मनाया जाता है आयुर्वेद महोत्सव संबंधी है। और कन्नौज महोत्सव कन्नौज में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव जो है प्रयागराज और में मनाया जाता है। और फरवरी में जो है वोट क्लब पर व प्रयाग उत्सव जो है प्रयागराज। ठीक है। छड़ी मार होलिकात्सव जो था ये गोरखपुर मथुरा में मनाया जाता है। लट्ठ मार होलिकोत्सव रंगोत्सव जो कि राजकीय बरसाना नंदगांव मथुरा में मनाया जाता है। और हुरंगा होलिकोत्सव जो होता है दाऊजी मथुरा में मनाया जाता है। और फॉरेन होलिकोत्सव जो होता है ये फॉरेन गाँव मथुरा में मनाया जाता है, जो कि प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलने संबंधी। और चिता भस्मी होलिकोत्सव मणि कड़िका घाट में जो है काशी में मनाया जाता है। यमुना महोत्सव जो है मथुरा में मनाया जाता है, कृष्ण उत्सव भी कहते हैं, भी जो है ये मथुरा में मनाया जाता है। यमुना महोत्सव और कृष्ण उत्सव भी जो है मथुरा में मनाया जाता है। और यमुना महोत्सव जो था चैत्र छठ विश्राम घाट संबंधी है। और सरयू महोत्सव व दीपोत्सव जो था अयोध्या धाम में मनाया जाता है। सोन महोत्सव सोनभद्र में मनाया जाता है। कजरी महोत्सव जो है मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। कबीर उत्सव मगहर महोत्सव जो कि मगहर संत कबीर नगर में मनाया जाता है। और सराधना महोत्सव जो है मेरठ में मनाया जाता है। और शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में मनाया जाता है। बुद्ध महोत्सव जो है सारनाथ वाराणसी में मनाया जाता है। और कंपिल उत्सव जैन मंदिरों में फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। और गंगा वाटर रैली उत्सव जो है प्रयागराज वाराणसी में मनाया जाता है। और अमीर खुसरो महोत्सव जो है पटियाला कासगंज में मनाया जाता है। कौमी एकता सप्ताह 19 से जो है 25 नवंबर में जो है मनाया जाता है। 25 नवंबर को एक और चीज़ मनाया जाता है, एग्रीकल्चर में है, वो कमेंट कीजिए। पर्व त्योहार व्रत। तो अब हिंदू लोगों का जो है कौन सा पर्व है, त्यौहार है और व्रत है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें आता है हिंदू लोगों में मकर संक्रांति आता है, जिसे खिचड़ी भी कहते हैं। सठ तिला आता है, एकादशी आता है, मौनी अमावस्या आता है, बसंत पंचमी आता है, सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि आता है, लट्ठमार होली आता है बरसाना में, और उसके बाद होली आता है, वसंत उत्सव आता है, चैत नवमी आता है, राम नवमी आता है, महानवमी, अक्षय तृतीया आता है, वैसाखी आता है, गंगा दशहरा आता है, और अन्नकूट आता है, राधाष्टमी आता है, दशहरा आता है, श्री राम बलराम रथोत्सव आता है, हरियाली तीज आता है, ललही छठ आता है, नाग पंचमी आता है, श्रावणी आता है या रक्षाबंधन आता है, गणेश चतुर्दशी आता है, कृष्ण जन्माष्टमी आता है, तीज आता है, नवरात्रि आता है, दीपावली आता है, भैया दूज आता है, गोवर्धन पूजा आता है, झूलेलाल जयंती आता है, पितृ विसर्जन आता है, गुरु पूर्णिमा आता है, शरद पूर्णिमा आता है, कार्तिक पूर्णिमा आता है, करवा चौथ आता है, छठ आता है, अक्षय नवमी आता है, जीवी पुत्रिका आता है, उसके बाद बुढ़वा मंगल आता है, अनंत चतुर्दशी आता है, देवोत्थान आता है, एकादशी आता है, आदि पर्व जो है हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो उम्मीद है कि मतलब इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पर्व अक्सर जो है देखा जाता है हम लोगों के आसपास मनाए जाते हैं। अब मुस्लिम त्यौहार संबंधी कौन कौन से आते हैं, तो मुस्लिमों में जो है रमज़ान मनाया जाता है, ईद उल जुहा मनाया जाता है, मुहर्रम मनाया जाता है, ईद उल फितर मनाया जाता है, 12 वफ़ात मनाया जाता है, शब बरात मनाया जाता है, रोज़ा हज़ारा मनाया जाता है, चहल्लुम मनाया जाता है, शब दर आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। रमज़ान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, 12 वफ़ात, शब बरात, रोज़ा हज़ारा, चहल्लुम, शब कदर आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। और सिख में कौन सा मनाया जाता है, तो सिख में बैसाखी मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया जाता है, गुरु अर्जुन देव जयंती मनाया जाता है। और उसके बाद फिर लोहड़ी भोगी आदि त्यौहार मनाया जाता है।
तो कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं सिख में? तो लोहड़ी, भोगी मनाया जाता है, बलिदान दिवस मनाया जाता है, या फिर उसको कहें तो गुरु अर्जुन देव सिंह जयंती भी कहते हैं। और उसके बाद बैसाखी मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया जाता है। ये सब सिख लोगों का त्यौहार है। अब जैन लोगों का त्यौहार कौन कौन सा है? तो महावीर जयंती है, जिसको सांव सरी पंचमी कहते हैं, कोकिला पंचमी है, श्रुति पंचमी है, चौमासी है, चौदस है, चौमासी चौदस, और मेरु त्रयोदशी है, ओली है, सौण दशमी है, पार्श्वनाथ जयंती है, पर्यषण पर्व आदि पर्व है। ठीक है, तो जैन लोग कौन कौन सा जो है पर्व मनाते हैं? तो महावीर जयंती, सांव सातशी, उसके बाद होता है कोकिला पंचमी, श्रुति पंचमी, चौमासी चौदस, उसके बाद मेरु त्रयोदशी, ओली पौष, उसके बाद दशमी पार्श्वनाथ जयंती, पर्यषण। अब ईसाई लोगों के त्यौहार, तो ईसाई लोगों का त्यौहार कौन सा है? तो गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, क्रिसमस है, नव वर्ष है, और उसके बाद दिवस ईस्टर संडे है, होली थर्सडे है, माँ वेलांकनी पर्व जो होता है आदि त्यौहार हैं। तो ईसाई लोगों के त्यौहार में कौन सा आता है? गुड फ्राइडे आता है, ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, नव वर्ष दिवस आता है, ईस्टर संडे आता है, होली थर्सडे आता है, माँ वेलांकनी आता है। और बौद्ध लोगों में कौन सा आता है? तो बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती जो है मनाया जाता है। अब चलचित्र संबंधी, तो इसमें राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत कब हुआ? तो 1975 में हुआ था, लखनऊ में 1975 में। और भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो पहला तो आलमारा है, और निर्देशक कौन थे इसके? तो बीपी मिश्र थे। कहाँ के थे ये? देवरिया के थे। तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी कौन सी थी? आलमारा। निर्देशक कौन थे? तो बीपी मिश्रा थे। और उसके बाद बीपी सिंह की बुक आती है, वही ध्यान में आता है, देवरिया के। और उसके बाद उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुआ था उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है की प्रथम और नई फिल्म नीति क्रमशः कौन सा है? तो जैसे 2001 में आया, फिर उसके बाद 2018 में, और उसके बाद 2023 में। और फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश एवं फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 2001 में। और राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? तो राज्य में जो कुल दूरदर्शन केंद्र हैं वो 3 हैं। और राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? तो 13 हैं। और राज्य में कुल डाकघर कितने हैं? तो 17,670 हैं। तो राज्य में कुल डाकघर कितने हैं? 17,670 हैं। राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 13 हैं, 13। और राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? 3 हैं। और फिल्म बंधु जो कि उत्तर प्रदेश एवं तथा फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ? 2001 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो है प्रथम और नई फिल्म नीति कब आई? तो जैसे प्रथम वाला 2001, उसके बाद 2018, फिर 2023 में आया था इनकी जो फिल्म नीतियां हैं। और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुआ? 1975 में हुआ। और जो आलम आरा फिल्म बनी थी उसके निर्देशक कौन थे? तो बीपी मिश्र थे, देवरिया के ये थे। चीनी मिल देवरिया में जो है पहला बना था, रामपुर कारखाना, इसे कुछ है, नाम नहीं याद आ रहा अभी। तो राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत कब हुआ? 1975 में, लखनऊ में। और प्रदेश में प्रयुक्त भाषा और बोलियां, तो प्रदेश में जो है हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो हिंदी को राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो अक्टूबर 1947 में। तो प्रदेश में जो हिंदी राज्य भाषा थी उसको
हिंदी को जो है राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 1947 में। और प्रदेश के कार्यालयों में जो है राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कब किया गया? तो 26 जनवरी 1968 में। तो प्रदेश में जो कार्यालय थे उसमें राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कब किया गया? तो 26 जनवरी 1968 में किया गया। और 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा घोषित कब किया गया? तो 1989 से। हिंदी की उपभाषाएं कौन सी हैं? तो 5 हैं, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी व राजस्थानी हिंदी। हिंदी की उपभाषा कितनी हैं? 5 हैं, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी हिंदी। और उपभाषा पश्चिमी हिंदी बोली जाती है तो 5, खड़ी बोली, ब्रज, बांगुर, बुंदेली और कन्नौजी आता है। तो उपभाषा पश्चिमी हिंदी बोली जाती है तो 5 होता है, इसमें खड़ी बोली होता है, ब्रज होता है, बांगुर, बुंदेली, कन्नौजी होता है। और हिंदी की उपभाषाएं कौन सी? तो 5 है, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी हिंदी है। और उसके बाद 7 प्रयोजनों हेतु जो है उर्दू को राज्य का द्वितीय भाषा के दर्जा का घोषित किया गया 1989 में। अगर पूछा जाए कि राज्य भाषा हिंदी को अनिवार्य कब किया गया था तो 26 जनवरी जो है 1968 से जो है अनिवार्य कर दिया गया था। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया था तो 1947 में, अक्टूबर 1947 में। और उपभाषा पूर्वीय हिंदी बोली जाती है की बोलियां कौन सी हैं? तो 3 हैं, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। तो उपभाषा पूर्वीय हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? 3 हैं, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। उसके बाद उपभाषा पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं तो 2 है, एक गढ़वाली है, दूसरा कुमायूनी है। जो पहाड़ी हिंदी की बोलियां कौन सी है उपभाषा के रूप में? तो गढ़वाली है और कुमायूनी है। पहाड़ी पूछेगा तो 2 हैं और पूर्वी पूछेगा 3 हैं। और उपभाषा जो है बिहारी हिंदी की बोलियां कौन सी है? तो 5 है, जिसमें से मुख्यतः कौन सा है? तो भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो उपभाषा बिहारी हिंदी बोलियां कौन सी है? तो 5 है, जिसमें मुख्यतः जो है भोजपुरी, मैथिली और मगही। और उपभाषा जो है राजस्थानी हिंदी की बोलियां कौन सी है? तो इसमें मारवाड़ी आता है, मेवाती आता है, मालवी आता है, ढूंढाड़ी आता है, 4 आते हैं। तो उपभाषा राजस्थानी हिंदी की बोलियां 4 हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी है। और उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियां कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियां में खड़ी आता है, ब्रज आता है, बुंदेली आता है, अवधी आता है, कन्नौजी आता है, बघेली आता है, भोजपुरी आता है। खड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली और भोजपुरी आता है। और खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ था और अन्य नाम क्या है? तो कोरवी है, हिंदुस्तानी है, नागरी है, सरहिंदी है। तो खड़ी बोली का विकास जो था सौरसेनी से हुआ था, अन्य नाम कौन सा है? तो कोरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी है। और वर्तमान साहित्य हिंदी जो सामान्य हिंदी है और उर्दू आधारित है खड़ी बोली पर। वर्तमान जो साहित्य हिंदी जिसको सामान्य हिंदी कहते हैं और उर्दू आधारित है, किस पे आधारित है? तो खड़ी बोली पर आधारित है। और खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है इसमें पूर्वी दिल्ली आता है, मेरठ आता है, बागपत आता है, मुजफ्फरनगर आता है, शामली आता है, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर आता है, अमरोहा आता है, मुरादाबाद आता है, संभल आता है और रामपुर आता है। तो इतने क्षेत्र हैं। तो खड़ी बोली के क्षेत्र में कौन सा आता है? पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, उसके बाद अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, उसके बाद होता है रामपुर आता है। और ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी से हुआ था और इसका क्षेत्र है, तो इसका क्षेत्र कौन सा है? तो मथुरा है,
अलीगढ़ है, हाथरस है, कासगंज है, एटा है, आगरा है, पूर्वी फिरोज़ाबाद है, उसके बाद मैनपुरी है, बदायूं बरेली है। तो ब्रज का भी जो था विकास किससे हुआ था? तो सौर सेनी से हुआ था। और क्षेत्र की बात करें तो कौन सा है? मथुरा है, अलीगढ़ है, उसके बाद कासगंज है, हाथरस है, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोज़ाबाद, मैनपुरी और बदायूं बरेली है। और कन्नौजी और ब्रज भाषा में काफ़ी जो है समानता है। और इसका क्षेत्र कौन सा है? तो कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, रदोई, उसके बाद होता है पीलीभीत, कानपुर देहात, उसके बाद होता है कानपुर में है। तो कन्नौजी और ब्रज क्षेत्र में काफ़ी समानता मिलती है। और इसका क्षेत्र कौन सा है? तो कन्नौज है, इटावा है, औरैया, फर्रुखाबाद है, उसके बाद शाहजहाँपुर है, रदोई है, उसके बाद होता है पीलीभीत, कानपुर देहात, उसके बाद कानपुर है। अवधी का विकास अर्धमगधी से हुआ है। और इसकी बोलियां कौन सी है? तो बैसवाड़ी है, मिर्ज़ापुरी है, बनौधी है। तो अवधी का विकास किससे हुआ? अर्धमगधी से हुआ है। और इसकी बोलियां कौन सी है? बैसवाड़ी है, मिर्ज़ापुरी है और बनौधी है। और अवधी का क्षेत्र कौन सा है? तो अयोध्या है, गोंडा है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर है, उसके बाद फिर सीतापुर है, लखनऊ है, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, उसके बाद फिर प्रयागराज है और मिर्ज़ापुर, अंसता, ये क्षेत्र हैं। तो अवधी के क्षेत्र कौन से हैं? तो अयोध्या है, गोंडा है, और उसके बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, और उसके बाद सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, उसके बाद मिर्ज़ापुर, अंसता है। ठीक है। और फिर भोजपुरी का विकास किससे हुआ था? तो भोजपुरी का विकास जो है मगधी से हुआ था। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? तो भोजपुर जो है बिहार। तो भोजपुरी का विकास मगधी से हुआ था और जिसका मुख्य केंद्र कौन सा है? भोजपुर। हालांकि जो है संविधान में जो 22 भाषाएं दिया गया है उसमें भोजपुरी को जो है ऐड नहीं किया गया है। और बीएड के पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो उसमें भोजपुरी ही था। और प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? भोजपुरी है। और इसका क्षेत्र कौन सा है? तो इसका क्षेत्र जो है मिर्ज़ापुर, चंद्रौली, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाज़ीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर, महाराजगंज और संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर आता है। तो प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली भोजपुरी है। और इसका क्षेत्र कौन सा है? तो मिर्ज़ापुर, चंद्रौली, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाज़ीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और उसके बाद संत कबीर नगर, फिर सिद्धार्थ नगर है। और बुंदेली का विकास होता है सौरसेन अपभ्रंश से हुआ। इसका क्षेत्र कौन सा है? झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट है। तो बुंदेली का विकास किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसका क्षेत्र कौन सा है? झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट से है। और बघेली का विकास होता है अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ, रीवा मध्य प्रदेश में है। तो बघेली का विकास किससे हुआ? अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ, रीवा मध्य प्रदेश में। और प्रदेश में जो था सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? जो सबसे कम है वो उपबोली बघेली आता है। और ये कहाँ पे बोला जाता है? तो बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और उसके मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के मध्य प्रदेश से कुछ लगे हुए जो भाग हैं वहाँ पर बोला जाता है। तो बघेली जो है सबसे कम बोला जाता है। और सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोलियों में कौन सा आता है? तो भोजपुरी आता है। और भोजपुरी का विकास किससे हुआ? मगधी से हुआ था। और अवधी का विकास अर्धमगधी से
हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।